आप ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, वो बिस्कुट। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इंस्टा ज्ञान के इस धमाकेदार एपिसोड में, जहां पर हम बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की मिसलीडिंग और बैड न्यूट्रिशन एडवाइस वीडियोस को लेकर। इसमें से अधिकतर वीडियोस हैं जिसमें डर फैलाने का काम किया गया है, जिसे कहते हैं फियर मॉन्गरिंग। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेजरली 3 तरह की बैड न्यूट्रिशन एडवाइस रील्स की। सबसे पहले आता है अखंड बकवास, जिसको स्पॉट करना सबसे आसान है, कोई भी स्पॉट कर सकता है, वो बहुत ही वाहियात उपाय होता है। नंबर 2 पर आता है हिट और मिस। सुनने में बात ठीक ठाक लग सकती है, बट सच में वो आपके लिए यूजफुल नहीं होती है या हार्मफुल होती है। और तीसरे नंबर पर आती है इस तरह की एडवाइस जो हो सकता है साइंटिफिक हो, बट उसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया जाता है। बच्चे को बहुत तेज फीवर है, आपने आइस क्यूब्स निकालनी है, तवा तेज गर्म कर लेना, उसमें आइस क्यूब्स डाल दो तवे के ऊपर। जब वो पानी सूख जाए गैस बंद कर दो, आधे घंटे के अंदर बच्चे का बुखार उतर जाए। बर्फ के टुकड़े उबालने से बच्चे के बुखार का उतरने का क्या लेना देना है? कि आपने एक पतीले में बर्फ के टुकड़े उबाले, उसको पानी बनाया, तो दूसरी तरफ जो आपका बच्चा सो रहा है उसका बुखार कैसे उतर जाएगा? बच्चे के सिर पर ठंडे पानी की पट्टी करना, उसको लिक्विड ज्यादा से ज्यादा पिलाना या उसकी दवाई देना, इससे बुखार उतरेगा, ना कि इस तरह के टोने टोटके अपनाने से। इंस्टाग्राम पर हर सेकंड किलोग्राम में इस तरह की रील्स आती हैं, जिनके कोर में होता है, जैसे हमने कहा, फियर मॉन्गरिंग या इलॉजिकल और वाहियात उपाय। और आप सोचते हो कि इनका मैकेनिज्म गया भाड़ में, टोने टोटके ही तो हैं, करने में अपने बाप का क्या जाता है साहब। देखिए कैसी कैसी रील्स मुझे देखनी पड़ती हैं। फ्यूचर में आपको कभी भी हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहेगा अगर आप ये 5 मिनट के लिए एक्टिविटीज कर लेते हो। फर्स्ट, ताली बजानी है 20 टाइम, दिन भर में कभी भी 1 टाइम कर लेना है। दोनों हाथ अच्छे से टच होने चाहिए ताली बजाते हुए। नेक्स्ट, आपके अंडर आर्म्स में आपको इस प्रकार से टैपिंग करना है, दोनों अंडर आर्म्स में 20 टाइम। नेक्स्ट, आपके एल्बो के ऊपर इस प्रकार से यहाँ पर आपको 20 टाइम टैपिंग करना है, और आपको दोनों हाथों के इस प्रकार से मूवमेंट करनी है, फिंगर्स के ऐसे मूवमेंट करेंगे, 20 टाइम करना है। ये अगर आप रेगुलर करते हो तो फ्यूचर में कभी भी हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहेगा, आपका हार्ट हेल्थ बिल्कुल दुरुस्त रहेगा। ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। हार्ट अटैक से बचना है ना, तो बैलेंस डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, स्पेशली जो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज है उसे जरूर इंक्लूड कीजिए, और अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहिए अगर आपको हार्ट अटैक से सच में बचना है तो। वरना इस तरह ही आप करते रह जाएंगे और कुछ का कुछ हो जाएगा। और इस तरह की रील से जरूर दूर रहिए। इसी तरह से एक और भाई साहब हमें मैथमेटिक्स के जरिए बता रहे हैं कि क्या हार्ट अटैक आपको आएगा या नहीं। आपको फ्यूचर में हार्ट अटैक आएगा या नहीं, चलिए कुछ सेकंड में पता करते हैं। उसके लिए आपको एक कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर लेने के बाद उसमें अपना वेट, बोले तो वजन, लिख लेना है। अब जो भी वजन आपने लिखा है उसको आपको 2 बार डिवाइड करना है उस नंबर से जो आपकी हाइट के सामने लिखा है। मान लो आपकी हाइट 5.3 है तो उसके सामने 1.60 लिखा है, तो डिवाइड कर दो 2 बार 1.60 से। अगर आपकी हाइट 6 फीट है और उसके सामने 1.8 लिखा है तो 2 बार डिवाइड कर दो 1.82 से। ध्यान रखना 2 बार डिवाइड करने का बोल रहा हूं। अब डिवाइड करने के बाद अगर आपका आंसर 18 आता है या 18 से कम आता है तब तो आपको खाना खाने की जरूरत है। अगर आपका आंसर 18 से 27 के बीच में आता है तब तो आप सेफ हो, हेल्दी हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका आंसर 27 से ज्यादा आ रहा है तो आप अनहेल्दी हो, आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत है, क्योंकि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस हैं। ये जो भाई साहब आपको लाइव हेल्थ टेस्ट के नाम पर बेच रहे हैं ना, ये बहुत ही पुरानी और आउटडेटेड कैलकुलेशन है जिसको आजकल यूज नहीं किया जाता। ये जो कर रहे हैं उसे कहा जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, जिसका सीधा सा फॉर्मूला है आपका वेट किलोग्राम में डिवाइडेड बाय आपकी हाइट मीटर में उसका स्क्वायर, यानी तभी आपको 2 बार उसको डिवाइड करने को बोल रहे हैं। तो यह है बॉडी मास इंडेक्स। एक समय पर इसको बहुत अच्छा माना जाता था, सिंपल है क्योंकि इसको कैलकुलेट करना किसी के लिए भी 2 सेकंड में। पर अब इस तरीके को जनरली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि अगर कोई मस्कुलर पर्सन अपना BMI चेक करेगा तो उसका BMI ऑब्वियसली हाई होगा कंपेयर टू अ स्किनी फैट पर्सन। स्किनी फैट मतलब जो लोग देखने में पतले दुबले लगते हैं पर होते अंदर से कम मस्कुलर और ज्यादा फैट वाले होते हैं। BMI आपके मस्कुलर होने को अकाउंट में लेता ही नहीं है, BMI आपके सिर्फ वेट को अकाउंट में लेता है। तो अगर मान लीजिए कोई 100 किलो का मस्कुलर आदमी है तो उसका BMI हमेशा ज़्यादा आएगा, और वो हमेशा इस कॉम्प्लेक्स में रहेगा कि क्या मुझे हार्ट अटैक आने का खतरा है या नहीं है। तो बेसिकली BMI को डाल दीजिए डस्टबिन में। उसकी जगह पर सबसे बेहतर उपाय जो आजकल यूज़ किया जाता है वो है WHR, यानी वेस्ट टू हिप रेशो। WHR होना चाहिए कम से कम, और कॉमन गाइडलाइन सजेस्ट करती है कि आदमियों के लिए ये होना चाहिए 0.95 से कम, और महिलाओं के लिए 0.8 से कम। आपका WHR यानी वेस्ट टू हिप रेशो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी वेस्ट बड़ी है, आपके वेस्ट यानी एब्डोमिनल रीजन के आसपास में फैट जमा है। इसका एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये हो सकता है कि जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके आसपास भी फैट जमा हो सकता है, जिसे कहते हैं विसरल फैट। अगर विसरल फैट हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया, इसका अर्थ है कि
हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, उनका जो नेचुरल मोशन होता है वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि फैट जमा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आपका WHR ज़्यादा है तो आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है या अपने डाइट में चेंजेस करने की ज़रूरत है। इस तरह की जो रील्स हैं वो आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन देने की जगह मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देती हैं, तो इस तरह की रील्स से हमेशा दूर रहिए। ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे हमारा ये चैनल या NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के जो जितने भी रिसर्च पेपर्स हैं, गूगल स्कॉलर है, पबमेड है, WebMD है, और इस तरह के जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं उन्हीं से इन्फॉर्मेशन लीजिए। इसकी एक पूरी लिस्ट मैं आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, यानी ऊपर से सही लगने वाली पर अंदर से गलत हो सकने वाली रील्स की तरफ। खाने के साथ पानी कितना लें? खाना खाते समय आपके पेट में एक अग्नि होती है जिसे आयुर्वेद कहता है जठर अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर। ये वो अग्नि है जो आपके खाने को डाइजेस्ट करती है। जब आप खाने के साथ या खाने के तुरंत पहले या तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो ये जठर अग्नि बुझ जाती है और आपका खाना पचता नहीं। हमारी आदत होती है वर्ड्स का लिटरल मीनिंग लेने की और उन्हीं लिटरल मीनिंग से बात को समझने की या बात को समझाने की। तो बेसिकली यहाँ पर जठर अग्नि से मैम लिटरली ये समझा रही हैं कि ये अग्नि हमारे खाने को पचाने का काम करती है, और जब आप खाना खाने से पहले या खाना खाने के दौरान या खाना खाने के जस्ट बाद पानी पी लेते हैं तो ये जठर अग्नि यानी फायर बुझ जाती है। तो इसका लिटरल मीनिंग लेना ही गलत है पहली बात तो, क्योंकि ऐसी कोई अग्नि हमारे पेट में होती ही नहीं है, और जब होती नहीं है तो बुझेगी कैसे। चलिए रील को आगे देखते हैं। फिर वो अंदर पड़ा सड़ने लगता है और गैस, एसिडिटी और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स पैदा करता है। तो याद रखें, खाना खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद ही पानी लें, और अगर खाने के बीच में पानी लेना ही है तो 1 या 2 सिप एकदम छोटी मुंह में स्क्विश करके अंदर लें। ऐसी की ऐसी जो एक रील है वो एक साइंस चैनल ने भी बनाई थी, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है उनके वीडियोस। उन्होंने भी बनाया था कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, और उन्होंने एक एसिड के साथ एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि अगर खाने के साथ पानी पी लेते हो तो जो एसिड है वो डिल्यूट हो जाएगा, और डिल्यूटेड एसिड से खाना पचेगा नहीं। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, और इन दोनों रील्स के रिस्पेक्ट में ही समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पेट है वो डाइजेस्ट खाने को कैसे करता है। बेसिकली इस रेस्पेक्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम को सिंपली हम समझे तो खाना हमारे फूड पाइप से गया, और हमारे सबसे पहले जो स्टमक है, जो आमाशय है, उसमें गया। हमारे स्टमक में होते हैं स्टमक एसिड्स, जिसकी वजह से सबसे पहला डाइजेशन खाने का होता है, यानी कि जो एसिड्स हैं वो खाने को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं। स्टमक में एसिड होता है, वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अबाउट 1.5 to 2 pH, यानी कि जो इसकी स्ट्रेंथ है काफ़ी हाई होती है, और जो हमारी स्टमक लाइनिंग होती है उसको हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करना पड़ता है इतने स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे बॉडी को। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस जैसे बाइल या कुछ एंजाइम जो कि अमाइलेज पचाता है स्टार्च को, लैक्टेज पचाता है दूध में लैक्टोज को, और प्रोटीएस प्रोटीन के डाइजेशन में काम में आता है। मुद्दे की बात यह है कि खाने के साथ अगर आप थोड़ा सा पानी पी भी लेते हैं, यानी आधे से 1 गिलास पानी पी भी लेते हैं, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क आपकी बॉडी में या डाइजेशन में नहीं पड़ने वाला है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में अलग अलग प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स यानी जो खुद किसी चीज़ को मैकेनिकली चेंज कर सकते हैं। कीमो रिसेप्टर्स यानी ऐसे केमिकल्स जो स्टमक में एसिड की कमी होने पर और एसिड बना सकते हैं या जूसेस बना सकते हैं, एंजाइम बना सकते हैं। या ऑस्मो रिसेप्टर्स जो कि ऑस्मोटिक रेगुलेशन, यानी अगर किसी चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन कम या ज़्यादा हो जाए तो उसको कंसंट्रेशन को बराबर कर सकते हैं। यानी हमारा स्टमक इतना स्मार्ट है कि अगर थोड़ा सा पानी कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो या एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा कम हो तो वो उसको बैलेंस आउट कर सकता है बहुत आसानी से। यानी कि रीजनेबल चीज़ को आपकी बॉडी संभाल लेगी, बट ज़्यादा करोगे तो बॉडी भी कहेगी तू अपना देख। जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो जब मैं वहाँ पे जिम गया तो वहाँ पे बोला गया कि आप प्रोटीन लीजिए, है ना। तो प्रोटीन लेना सही है या गलत है? बिल्कुल मेरे विचार से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जिम क्यों जाते हैं? मसल बनाने? नहीं, फिर हेल्दी रहने जाते हैं ना। प्रोटीन तो नहीं लेना हमें चाहिए, प्रोटीन डॉक्टर की साहब एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। उन लोगों को जिनको शायद कुश्ती लड़ना हो या अखाड़े में उतरना हो उनके लिए ठीक है, बट फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल यू डोंट रिक्वायर एक्स्ट्रा प्रोटीन, योर फूड शुड गिव यू। और बिल्कुल मेरे विचार से कोई फूड सप्लीमेंट ना लें। सप्लीमेंट उन्हें चाहिए जो कि नेचुरल डाइट नहीं खा पाते, गरीब हो, हमें सप्लीमेंट क्यों चाहिए? और ये सप्लीमेंट्स हार्मफुल हो सकते हैं, बहुत हार्मफुल, क्योंकि दे आर प्रोसेस्ड इन माय ओपिनियन एंड आई सी इट एवरी डे। ये सप्लीमेंट्स नुकसान कर सकते हैं, आप नॉर्मल डाइट लीजिए। ये रील मुझे किसी ने भेजी है कि प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, और ये वही फियर मॉन्गरिंग का एक हिस्सा है कि जो भी केमिकल है, जो भी आउटसाइड है, फूड से अलग है, उसको कभी मत खाओ, वो नुकसान ही करेगा।
तो मुद्दे की बात है कि प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी जीते हैं, यानी ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, तो भी आपको कम से कम मिनिमम 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट उसी अनुपात में बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 2 से 3 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट हो सकता है। यानी अगर सिंपल कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आपका वेट 70 किलोग्राम है तो आपको मिनिमम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए 56 ग्राम प्रोटीन्स तो चाहिए ही चाहिए। पर अगर आप वर्कआउट करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट 140 ग्राम से लेकर 200 ग्राम तक भी हो सकता है। तो अगर आप वे प्रोटीन जो कि कंप्लीटली नेचुरल है, हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि जो बनता ही दूध से है, अगर आप अच्छी कंपनी का वे प्रोटीन लेंगे तो उसमें कोई भी और एडेड फिलर्स या और एक्स्ट्रा कोई और चीज़ नहीं डाली गई होगी। तो अगर आप वो लेते हैं तो वो कंप्लीटली सेफ है खाना, एक्सरसाइज के तुरंत बाद खाना, और इट्स रिकमेंडेड दैट यू एक्चुअली टेक प्रोटीन सप्लीमेंट, क्योंकि आपके खाने से, जो नॉर्मल इंडियन खाना है, रोटी सब्जी चावल, उससे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जनरली पूरी नहीं होती है। जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं 100 से 150 ग्राम या कई बार 200 ग्राम प्रोटीन पर डे, वो रिक्वायरमेंट आपके खाने से पूरी नहीं होती है। अगर आपकी खाने से पूरी हो रही है, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी और प्रोटीन सप्लीमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है। पर अगर नहीं हो रही है तो आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। अब आते हैं एक कंपैरिजन पे। This is Gomutra and this is the most expensive coffee in the world, made from cat poop. No questions when drinking this, but a lot of criticism when it comes to this. There is an animal called civet, which looks somewhat like a cat, but it's not a cat. Civet is made to eat coffee cherries and later they poop it out. Then these partially digested coffee cherries are roasted, which costs up to rupees 25,000 per kg. People across the world, including Indians, are happily consuming this. They don't have any problem with this, but when we talk about using Gomutra as medicine, even though there are scientific evidences, certain people of this country consider this as andhbhakt and give it a religious and cultural undertone. This video is not about whether you should drink Gomutra or not, but the question is, when will some Indians stop this mindset of accepting everything that comes from the West, but not openly acknowledge the science of what we already have? This is the question we need to ask. No, this is not the question to be asked. Question to be asked is कि ये forced नेशनलिज्म का, ये जो चेस्ट थम्पिंग का जो दौर है, वो कब खत्म होगा? फोर्स्ड नेशनलिज्म की वेव चलाते रहेंगे और उस पर व्यूज बटोरते रहेंगे। कोई भी एक आम इंसान इस रील को देखेगा तो बोलेगा कि हाँ, सही बात तो है, गौमूत्र तो लोग नहीं पीते हैं पर सिवेट कॉफी लोग पी लेते हैं भर भर के। तो समझते हैं कि मामला आखिर है क्या सच है और क्या नहीं। गौमूत्र के हैं एंटी माइक्रोबियल कैरेक्टरिस्टिक्स, पर मैं अगर आपको बताऊं कि ह्यूमन यूरिन का भी सेम बेनिफिट है या किसी और जानवर के यूरिन का भी सेम बेनिफिट है, तो क्या आप मानेंगे? यूरिन एंटी माइक्रोबियल इसलिए नहीं है क्योंकि वो काउ यूरिन है। यूरिन एंटी माइक्रोबियल इसलिए है क्योंकि यूरिन में यूरिया और अमोनिया पाया जाता है, और यूरिया और अमोनिया एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये हर किसी को पता है। अभी भी जितने भी रिसर्च पेपर मैंने पढ़े हैं ओवर द ईयर, उन सभी में 90% पेपर्स में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की ही बात की गई है। जो भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज की बात की गई है गौमूत्र के, वो सारे इनकंक्लूसिव एविडेंस हैं, वो सारे प्लेसिबो इफेक्ट हैं या किसी और दवाई के साथ में जुड़कर उनका इफेक्ट देखा जाता है। तो उन सारे पेपर्स को भी आप देखेंगे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में भी लगा दूंगा, उसमें लास्ट में कंक्लूजन में यही कहा गया है कि एंटी माइक्रोबियल कैपेबिलिटीज़ हैं काउ यूरिन की, बट कोई भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज सिद्ध अभी तक नहीं हो पाई हैं। जिस दिन सिद्ध हो जाएंगी, मैं आपके सामने सबसे पहला इंसान होऊंगा जो कहेगा कि हाँ, गौमूत्र के एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। अब बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की, सिवेट कॉफ़ी, यानी कि जो ये एनिमल है वो कॉफ़ी बीन्स खाता है, उनको फिर वो निकाल देता है, और जो फर्मेंटेड या पार्शली डाइजेस्टेड बीन्स होती है उनको रोस्ट करके कॉफ़ी बना ली जाती है, और उस कॉफ़ी की डिमांड है इंटरनेशनली। और ये डिमांड आई कहाँ से? कुछ को कोरोना के टाइम पे लोगों के पास कुछ करने को नहीं था, तो उन्होंने एक बकवास सा ट्रेंड शुरू कर दिया, और उस ट्रेंड के चक्कर में वो कॉफ़ी चल निकली। फर्मेंटेड प्रोडक्ट यानी कि किसी भी एनिमल के अंदर, वो बैक्टीरिया हो, जानवर हो, कोई भी हो, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जब भी कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं
जो कि कुछ बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज उसकी हो सकती हैं। यानी कि कॉफ़ी बीन जब सिवेट एनिमल के स्टमक में पार्शली डाइजेस्ट होती है, फर्मेंट होती है, तो उसमें एक यूनिक फ्लेवर और टेस्ट आ जाता है जो कुछ लोगों को पसंद आ सकता है। कुछ पागल हैं जो इसके लिए 25,000 रुपये देने को भी तैयार हो जाते हैं। हम जैसे लोग तो बिल्कुल ना पिएं। कैसे फर्मेंटेड प्रोसेस डिफरेंट हो जाता है इसको हम सिंपल समझ सकते हैं। हमारे घर में जो दही होता है, दूध होता है, दूध से दही बनता है, तो जैसे दूध से दही बनने में उसका टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कोई सारी की सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऐसे ही कॉफ़ी बीन्स जब सिवेट एनिमल के अंदर जाती है तो उसकी टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसी को फर्मेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसको सिंथेटिकली लैब में करना पॉसिबल है बट मुश्किल है। जैसा मैंने कहा कि ये एक सिली ट्रेंड था, आया और चला गया, जैसे बाकी सिली ट्रेंड, बकवास से ट्रेंड आते हैं चले जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हर ट्रेंड अच्छा होता है या हर विदेशी चीज़ अच्छी होती है, हर देसी चीज़ खराब होती है, बिल्कुल नहीं है इसका अर्थ। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हर देसी चीज़ अच्छी होती है और हर विदेशी चीज़ खराब होती है। दोनों ही बातें गलत हैं। इसमें से काफ़ी रील्स आप जैसे सब्सक्राइबर्स और सपोर्टर्स ने भेजी है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट से ही ये चैनल ग्रो कर रहा है और आगे भी आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चलेगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं 3 और रील की, जो है हमारे मैग्नम ओपस आचार्य मनीष जी की। जो भी चीज हम रोज खाते हैं, बॉडी को उसकी आदत पड़ जाती है, उसका असर नहीं होता। तो रोज कभी कोई चीज नहीं खानी चाहिए। आप याद करो, बचपन में हम पूरा साल गेहूं कभी नहीं खाते थे। कभी गेहूं खाते थे, कभी बाजरा खाते थे, कभी रागी खाते थे, कभी मक्की खाते थे। अभी पूरा साल गेहूं खाते हैं हम, फिर हम कहते हैं बीमार भी ना पड़े, अस्थमा हो गया, फिर बीपी हो गया, शुगर हो गया। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम ऐसा अनाज खा रहे हैं जो पूरा साल खाने का नहीं है। तभी कहते हैं सीजनल खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, जो सीजन में मिल रहा है वो खाओ। अनाज भी अभी हम क्या सीजन की सब्जी तो खा लेते हैं, लेकिन गेहूं सेम है हमारा। हाँ। कभी भी गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाना चाहिए। एक टाइम पे एक अन्न खाना चाहिए, क्योंकि हर अन्न का एक अपना डाइजेशन का टाइम है। गेहूं चावल आप इकट्ठा खा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी आपको लोकल ग्रेन मिल रहा है उसको भी आप खा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको लोकल ग्रेन नहीं मिल रहा है, महंगा मिल रहा है या अवेलेबल नहीं है, तो आप गेहूं चावल भी साल भर खा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गेहूं चावल को साथ में भी खा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि रिकमेंडेड है कि क्योंकि गेहूं और चावल में जो अमाइनो एसिड प्रोफाइल है साथ में मिलके वो कंप्लीट बना देता है उसको। जो कुछ अमाइनो एसिड गेहूं में नहीं होते वो चावल में होते हैं, जो चावल में नहीं होते वो गेहूं में होते हैं। तो वाइस वर्सा गेहूं चावल साथ में खाने में डाइजेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा 1% भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नमक से कैंसर होता है। इस रील के ऊपर लिखा हुआ है कच्चा नमक खाने से कैंसर हो सकता है। पहले बात तो ये कच्चा नमक क्या है कि दूध और नमक का कोई मुकाबला नहीं है, मतलब इकट्ठे नहीं खा सकते। दूध और नमक खा सकते हैं, पर खाना क्यों है दूध और नमक? कौन से कॉम्बिनेशन में दूध और नमक हो सकता है? किसी सब्जी में जब आप दूध डालते हैं, उसके साथ नमक डालते हैं, तो जब दूध को जल्दी जल्दी चला देते हैं, जब वो प्रोसेस हो जाता है, तो शाही पनीर में आपका नमक भी होता है, दूध भी होता है, या वो और भी इसी तरह की जो सब्जियां होती हैं, खा सकते हैं। ल्यूकोडर्मा हो जाता है सफेद दाग। मछली और दूध इकट्ठा नहीं लेते। वाह, नितांत स्यूडो साइंस है, एकदम बकवास है। कंट्रोल ल्यूकोडर्मा ऐसे नहीं होता। ल्यूकोडर्मा इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, कि जैसे आपकी जो सेल्स हैं, अगेन जो मेलेनोसाइट्स हैं, जो आपकी बॉडी को एक तरह का पिगमेंट देती हैं, उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनने लग जाती हैं। और बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं, जो डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि उन सेल्स को खाना है कि नहीं खाना है, तो उन अपनी बॉडी के अगेंस्ट में ही, उन मेलेनोसाइट्स के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडीज़ बनने लग जाती हैं, जिसको कहते हैं ल्यूकोडर्मा। तो वो इसका खाने से कोई रिलेशन नहीं है। कच्चा नमक कभी नहीं खा सकते, ना दही पे, ना रायते पे, ना फ्रूट पे, ना सलाद पे, ना रायता तो हम डेली बेसिस पर खाते हैं, प्याज डलती है उसमें, या खाने के साथ जब प्याज खाते हैं, सैलड खाते हैं और दही खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कच्चा नमक कभी नहीं खा सकते। कच्चा नमक क्या होता है? बकवास एकदम। नमक को कैसे आप पकाओगे? नमक इज सोडियम क्लोराइड, उसको आप पानी में भी घोलकर पीते हो तो आप कच्चा ही खा रहे हो उसको। कच्चा और पक्का नमक कुछ नहीं होता। नमक की जो क्वांटिटी है आपको लिमिट करनी चाहिए, 5 ग्राम पर पर्सन पर डे। पर कच्चा और पक्का नमक ऐसा कोई चीज नहीं होती है। तो ये भी एक स्यूडो साइंस है, बकवास है। जख्म हो जाता है। अच्छा, केचुआ देखा बचपन में? केचुआ, उस पर नमक डालते थे, क्या होता था? और वो उसकी पूरी स्किन फूल के मर जाता था। एनेक्डोटल एविडेंस की जो दिखा दो लोगों को, बकवास कुछ भी बोल दो तो समझ जाएंगे। केंचुआ से आंतों को कंपेयर कर लो, क्योंकि दोनों एक जैसी दिखती हैं। तो एक नॉर्मल इंसान जब इस रील को देखेगा वो कहेगा हाँ हमारी आंतें तो केंचुए जैसी दिखती हैं। पर एक चीज़ होती है प्रोटेक्टिव लेयरिंग। नमक हमारे आंतों में डायरेक्ट नहीं जा रहा है, घुलकर जा रहा है पानी के साथ या खाने के साथ। तो अगर नमक घुलकर जा रहा है तो वो डाइल्यूट हो गया है, किसी भी तरीके से वो हमारी आंतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमारी आंतों के ऊपर ऑलरेडी प्रोटेक्टिव लेयरिंग है स्टमक की। स्टमक की जो लेयरिंग है ना, वो आंतों को बचाती हैं एसिड से, बाकी सारी चीज़ों से। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्यूडो साइंस फैलाने की बात की गई।
इसी तरह की और वीडियोस हम बनाते रहेंगे और बैक टू बैक 1-2 वीडियोस तो और बनाएंगे ही, क्योंकि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैल गई है और अंदर से मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर बहुत खुंदस आ गई है इस तरह की रील्स को देखकर। तो इन सभी रील्स को हम डिबंक करने के लिए और वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद आए, इस तरह की एनालिसिस, इस तरह की डिबंकिंग पसंद आई, तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, पहुंचाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सीरीज़ का पहले वाले पार्ट्स नहीं देखें और बैड न्यूट्रिशन एडवाइस का पुराना वाला एपिसोड नहीं देखा, यहाँ पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए। मिलूंगा ऐसे ही वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल।